हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वृद्धि के बारे में, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्धन के बारे में देखेंगे, पादप वृद्धि नियामक, दीप्तिकालिता और वसंतीकरण के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से? अब आप बीज, पौध, नव अंकुरित पौधा, पादपक, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई, चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधों की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति एवं वसंज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उसमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निश्चेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर की संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंत में वे मर जाते हैं। चित्र 15.1 में देखते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। ये क्या है? डायग्राम 15.1। सेम में अंकुरण एवं नवोदित का परिवर्धन, मतलब सेम का एक बीज डाला गया मिट्टी में और फिर उससे पौधा कैसे बनता है ये दिखाया गया है। ये क्या है? मिट्टी की सतह, मिट्टी की रेखा। इसके अंदर ये क्या है? एक बीज है। इस बीज में ये क्या है? बीज पत्र है और बीज पत्रा धार। फिर बीज अंकुरित होकर होता है और मिट्टी से बाहर निकलता है। ये बीजावरण जो बाहर निकल जाएगा, बीज पत्रोपरिक असुक्या और बीज पत्र और बीज पत्राधार। फिर इससे पत्तियां निकलती है और फिर ये पूरा पौधा बन जाता है। आगे हम देखते हैं वृद्धि। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है। क्या है कि जो एक जीवित वस्तु है उसके लिए वृद्धि क्या है? एक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त्य, अनपटल, स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या पूछा गया कि वृद्धि क्या है? वृद्धि को हम कैसे परिभाषित करेंगे? भी कोई भी एक अंग, कोशिका की लगातार वृद्धि या उसकी बढ़त को हम क्या बोलेंगे? वृद्धि। सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं, उपचय और अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? क्या वो वृद्धि है? जैसे हम मिट्टी के एक ढेर होता है उसको थोड़ा फैला देते हैं, तो क्या वो वृद्धि है? जैसे एक चावल का ढेर होता है थाली में, उसको हम पूरी थाली में फैला देते हैं, क्या हम उसे वृद्धि मानेंगे? इसमें ये पूछा गया है। वृद्धि क्या होती है? एक
उपपची प्रक्रियाओं के द्वारा होने वाली बढ़त को हम क्या बोलेंगे? वृद्धि, जिससे ऊर्जा का उपयोग होता है। आगे देखते हैं, पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता के कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभोजितक मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभोजितकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशासिता निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती है। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभोजितक की क्रियात्मक रूप से पौधों के शरीर में से देव नई कोशिकाओं का जुड़ा होता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभोजितक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? इसमें क्या पूछा गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि क्या होती है? लगातार होती रहती है, उनमें कभी भी जीवन भर वृद्धि रुकती नहीं है। जबकि पशुओं और मनुष्यों में एक समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है, वो एक सीमित हाइट तक ही बढ़ते हैं। उनके हाथ पांव एक आकार, निश्चित आकार लेने के बाद में वो आगे नहीं बढ़ते, जबकि पेड़ पौधों में नई टहनियाँ निकलती रहती है और उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? विभाजन करने वाली कोशिकाएं या ऊतक पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो विभाजन करते रहते लगातार। जब उनमें विभाजन की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं? उसके अंग का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे एक बीज होता है, उस बीज से शुरू में निकलती है, एक पत्तियां निकलती है, 2 पत्तियां निकलती है, जैसे जैसे वो तना भी बढ़ता जाता है, हरे रंग का होता है। लेकिन जब तने के अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो काट का रूप लेता है, काष्ठीय रूप में आ जाता है और उसके ऊपर टहनियाँ, नई टहनियाँ निकलती है, उस टहनियों में नई पत्तियां निकलती हैं। आगे देखते हैं, आपने अध्याय 6 में मूल शिखार्ग विभोजितक तथा प्रोह शिखार्ग विभोजितक के स्तर पर विभोजितक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधों के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदार करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नगनबीजी पौधों में पार्श्व विभोजितक सहवनी कैवियम तथा कोर्क कैवियम जीवन के बाद में प्रकट होते हैं। ये विभोजितक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चित्र 15.2 में देखते हैं, मूल अगस्त विभोजितक, प्रोह अगस्त विभोजितक तथा सहवनी कैवियम का आरेख निरूपण। कोशिका और वृद्धि दिशा को दिखाते हुए तीर। ये क्या है? प्रो अगस्त विभोजितक, मतलब जो तने का होता है उसमें भी आगे पर कौन से होते हैं? विभाजन करने वाले ऊतक होते हैं। ये क्या दिखाया गया? प्रो है। और ये क्या दिखाई गई है? जड़ मूल। और जड़ में जो नीचे की तरफ भूमि में गति करते हैं वहां पर सबसे ऊपरी भाग में क्या होते हैं? मूल अगस्तक विभोजितक, मतलब विभाजन करने वाले ऊतक। और ये सहवनी कैवियम, ये सहवनी कैवियम दोनों का। आगे वृद्धि माप योग्य है। आगे प्रश्न ये आता है, क्या वृद्धि माप योग्य है? कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। क्या है? कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीवद्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये है: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मक्के की मूल शिखार्ग विभोजितक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है, जबकि एक तरबूज की कोशिकाओं की आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त की एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है।
नेक्स्ट है वृद्धि के चरण। इसमें क्या होता है, वृद्धि की अवधि मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से, विभोजितकीय, दीर्घीकरण और परिपक्वता। 3 चरण कौन कौन से हैं, विभोजितकीय, दीर्घीकरण और परिपक्वता। आओ इस हमें मूलार्क को देखकर समझे। विभोजितक में क्या होता है, कोशिकाएं विभाजन करती है, संख्या में उनकी वृद्धि होती है। दीर्घीकरण में क्या होती है, वे लंबाई चौड़ाई को प्राप्त करती है। और परिपक्वता में क्या होती है, उनमें मेच्योरिटी आती है, मतलब वो टाइम समय को लेती है। इसमें क्या दिखाया गया है, दीर्घीकरण क्षेत्र का पहचान समानांतर रेखा तकनीक क्षेत्र ए ब स द जो शीर्ष के पीछे हैं सबसे ज्यादा दीर्घीकृत हुए हैं। ये यहाँ पर ये दिखा दिया गया। फिर यहाँ पर इसकी लंबाई इतनी थी और यहाँ पर बढ़कर कितनी हो गई, इतनी। तो ये क्या दिखाया गया है, दीर्घीकरण। विभोजितकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखार्ग तथा प्रौढ़ शिखार्ग दोनों में लगातार विभाजित होती है। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव से भरपूर होती है और व्यापक लक्ष्य केंद्र को अधिकृत किए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीवद्रव तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलॉजिक होती है। विभोजितक क्षेत्र के समीप ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण के कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विलास विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। पुनः शिखार्ग से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीप अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है। उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होता है। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया है वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती है। आगे है वृद्धि दर। समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि दर किसे बोलेंगे, समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि दर किसे कहेंगे, समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अंतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से 15.4 में दिखाया गया चित्र व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। अब हम 15.4 ये डायग्राम देखते हैं। ये कौन सी वृद्धि है, अंकगणितीय। इसमें क्या होता है, कोई कोशिका 2 है तो 2 से क्या बनेगी 3, 3 से क्या बनेगी 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे वृद्धि होगी अंकगणितीय में। तो और ज्यामितीय में क्या होगी, कोई कोशिका 2 है, 2 से क्या बनेगी 4, 4 से क्या बनेगी 8, 8 से 16 और 16 से 32। ये कौन सी वृद्धि होगी, ज्यामितीय। यहाँ पे फिर ये दिखाया गया है कोशिका विभाजन में समर्थ, जो ब्लू कलर की है, और जो लाइट कलर की है वह कोशिकाएं विभाजन करने में असमर्थ होती है। इसमें युग्मज विभाजक है, 2 कोशिका वाली है उससे 4 बनी, फिर 4 से बाद में इसमें दिखाया गया 8 बनी, 4 पीछे 4 आगे दिखा रखी है, इसमें यहाँ पर 16 बन गई। फिर ये आगे क्या होती है, जो कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है वो विभाजन की क्षमता खो देती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल देख सकते हैं। चित्र 15.5 में दिखाया गया है को देखें, जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है, जिसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार चक्कर कर सकते हैं। कैसे, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी।
इसमें एल टी क्या है, टाइम टी की समय लंबाई, एल नॉट टाइम शून्य की समय लंबाई, और आर क्या है, वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। ये क्या दिखाया गया है डायग्राम 15.5 नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख। कैसा दिखाया गया है, सीधा दिखाया गया है इसमें। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्राणियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से एक चारघातिक दर लोग या चरघातिक चरण में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों स्तंती कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन के अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ती जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस चक्र पाते हैं जो 15.6 में दिखाया गया है। ये क्या है, एक ग्राफ दिखाया गया है, एक आदर्श सिग्मोइड वृद्धि चक्र, संवर्धित कोशिकाएं, उच्च पादपों तथा पादप अंगों का प्रारूपिक। इसमें ये क्या दिखाया गया है, समय इस तरफ और अंग और आकार में। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है एक बार तो सभी अंग और आकार में बढ़ती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे परिपक्वता की ओर जाती है तो वो स्थिरता पा जाती है। आगे देखते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो संभावित पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों, एक पौधे तथा विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातिकीय वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, W1 W शून्य या नोट ERT। W नोट की पावर क्या होगी, ERT। W1 इसमें क्या है, अंतिम आकार, भार, ऊंचाई, संख्या, और W0 क्या है, प्रथम आकार प्रारंभिक समय में। R क्या है, वृद्धि दर, T क्या है, समय में वृद्धि, और ये संभावित लघुगणिक का आधार। यहाँ R एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री का पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संवर्धित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्राणी की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। फर्स्ट, मापन के प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि कहते हैं। दूसरी, दी गई प्रणाली के प्रति यूनिट समय में वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। चित्र 15.7 में देखिए, जहां दो पत्तियां ए ब विभिन्न आकारों की दिखाई दी गई है, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है, फिर भी उनमें से एक सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। यह कौन सी है और क्यों है, देखते हैं। चित्र 15.7, निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि दर। दोनों ने अपने क्षेत्रफल लिए हुए समय ए और ए ब पंक्तियों को 5 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। ये क्या है, 5 वर्ग सेंटीमीटर की पत्ती है, और ये A1 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दी गई है। इसमें 50 वर्ग सेंटीमीटर की इसने लंबाई प्राप्त कर ली है, चौड़ाई प्राप्त कर ली है, और ये कौन सा ले लिया, इसमें 55 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया ले लिया। बाद में आगे क्या आता है, वृद्धि के लिए दशाएं। वृद्धि की दशाएं का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।